नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत तिवारी मेरे YouTube चैनल उत्थान ट्रिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज ACF की रीजनिंग श्रृंखला में हम चालू करेंगे रैंकिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का। तो आइए देखते हैं रैंकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले देखिए, रैंकिंग का मतलब क्या होता है। रैंकिंग में हमेशा प्रश्नों में आपको एक व्यवस्था क्रम दिया होता है। व्यवस्था क्रम से तात्पर्य है लेफ़्ट टू राइट, यानी कि जैसे कि आपके बारे में बोलेगा, प्रश्न में बोलेगा आपके बारे में कि क्लास में रमेश का स्थान बाएं से तीसरा है, या रमेश किसी गार्डन में बैठा है उसका स्थान बाएं से तीसरा है, या क्लास की रैंकिंग में उसका स्थान ऊपर से 10वां है नीचे से 12वां है। इस तरीके के अरेंजमेंट्स किस में होते हैं, रैंकिंग वाले प्रश्नों में होते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है लेफ़्ट टू राइट। यहाँ पर कुछ व्यक्ति बैठे हैं, ये देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और लास्ट में एक व्यक्ति बैठा है। तो जो पहले लेफ़्ट से जो पहला बंदा बैठेगा उसे हम प्रथम रैंकिंग बोलेंगे। लेफ़्ट टू राइट में हम उसे क्या बोलेंगे, प्रथम रैंकिंग। लेकिन लास्ट में जो बैठेगा उसे हम अंतिम स्थान का दर्जा देंगे। इसी तरीके से अप टू डाउन, अप टू डाउन का मतलब है ऊपर से नीचे वाली व्यवस्था। तो यहाँ पर कुछ व्यक्ति ऊपर से नीचे मैंने इंगित किए हैं। तो ये ऊपर में जो है, यानी कि जो सबसे टॉप करता है, जैसे एग्जाम में हम टॉप करते हैं ना, तो उसको फर्स्ट रैंक बोलते हैं। तो ये प्रथम स्थान प्राप्त किया। सबसे बॉटम में जो होगा, सबसे नीचे में, वो क्या होगा, अंतिम स्थान। इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि व्यवस्था कितनी प्रकार की होती है, दो। पहला होता है बाएं से दाएं अरेंजमेंट, और दूसरा होता है ऊपर से नीचे अरेंजमेंट। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? पहला होता है बाएं से दाएं अरेंजमेंट, और दूसरा होता है ऊपर से नीचे अरेंजमेंट। ठीक है। अब देखिए, एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ऊपर से नीचे अरेंजमेंट को मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया है। जैसे कि पहले स्थान पे रैंक 1, दूसरे स्थान पे रैंक 2, तीसरा को बोलेंगे रैंक 3, चौथे के बोलेंगे रैंक 4, पांचवे को बोलेंगे रैंक 5। तो इस तरीके से हमने, मान लीजिए किसी कक्षा में केवल कितने स्टूडेंट हैं, 5। तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ही सीट्स है, यानी कि 5 ही रैंक है। यानी कि कुल कितने रैंक मिलेंगे यहाँ पर, 5 ही रैंक पॉसिबल है। तो यहाँ पर छात्र कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं छात्र, 5 है। राम का स्थान, यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट को ले लिया राम, जिसका स्थान ऊपर से कितना है, तीसरा है, ऊपर से तीसरा। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में कि इसका स्थान ज्ञात कीजिए नीचे से, नीचे से। तो ये तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, क्योंकि हमने यहाँ पर डायग्राम भी बना लिया है, पहला दूसरा तीसरा। तो आप बता सकते हो कि राम का स्थान नीचे से तीसरे नंबर पे ही होगा। तो ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है। लेकिन मान लीजिए छात्रों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो, मान लीजिए 100 स्टूडेंट हो, 150 हो, 300 हो, 500 हो, 1000 हो। तो उस कंडीशन में कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो करना कुछ नहीं है बच्चों, आपको एकदम सिंपल फॉर्मूला मैंने दिया है। लेफ्ट से, ठीक है, इक्वल टू n माइनस राइट से +1, यानी कि लेफ्ट वाली रैंक को यहाँ रखोगे, कुल छात्र यहाँ, राइट वाली रैंक यहाँ, और एक जोड़ दीजिए। तो यहाँ से आप रैंक निकाल सकते हो। इसी तरीके से ऊपर वाली रैंक को यहाँ रख दो, इक्वल टू कुल माइनस नीचे वाली रैंक +1। तो ये फॉर्मूले का यूज़ हम, यदि हमको एक तरफ से रैंक, एक छोर से, एक तरफ से रैंक अगर हमको पता है और कुल छात्र पता है, तो हम दूसरे छोर से रैंक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर राम की रैंक को इस फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ। नीचे वाली रैंक हमको पूछ रहा है, तो नीचे वाली रैंक इक्वल टू कुल, कुल कितने हैं, 5 माइनस ऊपर वाली रैंक कितनी है, 3। 5 में से 3 गया 2, 2 और 1 3। तो आंसर कितना आ गया, 3। और यहाँ पर आप देख रहे हो 1 2 3, तीसरा रैंक आ रहा है। तो इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। एक तरफ से रैंक इक्वल टू कुल संख्या, क्लियर है? एक तरफ से रैंक, एक छोर से रैंक इक्वल टू कुल संख्या माइनस दूसरी तरफ से रैंक, दूसरे छोर से रैंक +1। ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है। यदि आपको एक छोर या एक पंक्ति वाले रैंक को पता है, तो आप दूसरे छोर से, दूसरी तरफ से रैंक निकाल सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा में जितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, उनमें से सुरेश का स्थान प्रारंभ से 42
और अंत से कितना है 31 है। यदि 27 छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए तो बताइए कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी। तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अपने डाटा को ध्यान से देखेंगे। डाटा का एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है रीजनिंग के क्वेश्चंस में। सबसे पहले रैंक किसकी निकलती है बच्चों, छात्रों रैंक किसकी निकलती है, छात्रों की रैंक किसकी निकलेगी, छात्रों की। जो पास होंगे उन्हीं की रैंक निकलेगी, फेल वालों की रैंक निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी। हम ये मानेंगे फेल वाले क्या हो गए, रैंकिंग से बाहर हो गए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, फेल वाले क्या हो गए, रैंकिंग से बाहर हो गए। तो देखिए सुरेश एक बंदा है कौन है सुरेश, सुरेश एक बंदा है जिसका 42वां रैंक है ऊपर से, और नीचे से कितना रैंक है इसका 31वां। ठीक है, तो यानी कि अगर हमको सुरेश के बारे में पता है उसका दोनों छोर से रैंक, तो हम क्या निकाल सकते हैं, कुल रैंक, कुल छात्र, यानी कि जितने छात्र पास हो गए। तो क्या होता है, एक तरफ से रैंक इक्वल टू, एक तरफ से रैंक इक्वल टू कुल माइनस दूसरे तरफ से रैंक प्लस 1। तो देखिए एक तरफ से रैंक कोई सा भी रैंक रख दीजिए 42 इज इक्वल टू कुल को n ले लेते हैं, दूसरे तरफ से 31 प्लस 1 42 इज इक्वल टू n माइनस 30। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 72। यानी कि ये n जो है ये कुल छात्र तो है लेकिन केवल और केवल पासिंग स्टूडेंट की संख्या है। ये पास होने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई 72। देखिए पास वालों की कितनी हो गई 72, फेल कितने हैं 27। जोड़ दीजिए दोनों को, कितना आ गया 99। कुल छात्र कितने आ गए 99। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ वाला क्वेश्चन, कक्षा में जितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, देखिए क्वेश्चन में बोल भी रहा है ना, कक्षा में जितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें सुरेश का स्थान क्या है 42वां है प्रारंभ से, और अंत से 31वां है। मतलब सुरेश के बारे में इंगित कर रहा है कि पासिंग स्टूडेंट की लिस्ट में उसका स्थान 42 और 31 है, स्टार्टिंग से 42 अंत से 31। तो यहाँ पर हमने ये जानकारी को हम फॉर्मूले में रख दिए। कुल पास स्टूडेंट आ गए 72, फेल वाले 27, दोनों को जोड़ दो, पास फेल टोटल आ गया 99। यानी कि 99 लोग परीक्षा दिए, 72 पास हुए, 27 फेल हो गए। तो देखिए टाइप 2 के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पंक्ति में 175 व्यक्ति हैं, ठीक है। यदि सुरेंद्र का स्थान प्रारंभ से 55 है और अजय का स्थान अंत से 85 है। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये वाले क्वेश्चन मैं कराना नहीं चाहता था लेकिन चलिए मैं करा दे रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें। 175 क्या है आपका टोटल है। क्वेश्चन में यहाँ पर 2 डिफरेंट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों का स्थान क्या है अलग अलग है, ठीक है, दोनों का स्थान क्या है अलग अलग है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना है, आपको 55 और 85 को जोड़ देना है, कितना आ गया 140। अगर कुल संख्या, कुल जो है वो योग से ज़्यादा है, ज़्यादा दिख रहा है आपको 175 140 से ज़्यादा होता है, तो इनका जो अंतर होगा वही क्या होगा, उनके बीच के बैठों की व्यक्तियों की संख्या होगी। 175 माइनस 140 यानी कितने व्यक्ति होंगे उसके बीच में, सुरेंद्र और अजय के बीच में कितने व्यक्ति होंगे 35। ये आ गया हमारा आंसर। फिर से बता रहा हूँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, टोटल दिया है आपको, क्वेश्चन में क्या दिया है टोटल व्यक्ति दिए हैं, टोटल दिया है, 2 व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, दोनों की अलग अलग, मतलब दोनों का छोर जो डायरेक्शन है दोनों की उल्टी होगी एक दूसरे से, और दोनों की रैंकिंग दी रहेगी। तो आप क्या करोगे, उन दोनों को जोड़ दोगे, उनको जोड़ के चेक कीजिए कि क्या यह टोटल से कम है। टोटल से कम होगा तो निकलेगा आंसर, अगर टोटल से ज़्यादा हो जाएगा तो आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो टोटल से कम आ रहा है, तो कितना कम आ रहा है 35, तो 35 ही उनके व्यक्तियों के बीच के बैठे व्यक्तियों की संख्या 35 होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मैं एक नई विधि से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान विधि है जिसको हम क्या बोलते हैं,
विकर्ण विधि। इसको बहुत ही अच्छी विधि है ये और बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले मोहन और रमेश के बारे में बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर जो भी व्यवस्था दी है यहाँ पर लिख लेते हैं प्रारंभ और अंत, क्योंकि डायरेक्शन क्या दिया है, प्रारंभ और अंत दिया है। तो मोहन प्रारंभ से क्या स्थान पे है, यहाँ पर मैं मोहन के लिए m लिख देता हूँ। मोहन प्रारंभ से कौन से स्थान पे है, 12वें, और रमेश अंत से कौन से स्थान पे है, 15वें। ठीक है, अब दोनों क्या कर देते हैं, अपना इंटरचेंज, अपना स्थान का इंटरचेंज कर देते हैं। तो मोहन प्रारंभ से कौन से स्थान पे आता है, 18। मोहन को अब यहाँ लिख दो 18, और रमेश के बारे में हमको नहीं दिया। तो देखिए विकर्ण विधि की खासियत ये है, यहाँ 12 में कितना जोड़े तो 18 हुआ, 6। तो रमेश में यहाँ पर जो स्थान निकालना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 ही जोड़ना पड़ेगा। जितना यहाँ जोड़े थे वहाँ इतना ही जुड़ेगा। 15 और 6 कितना हो गया, 21। प्रश्न दिए हैं, नई स्थिति में रमेश का अंत से स्थान। नई स्थिति में रमेश का अंत से स्थान कितना है, पहले का आंसर कितना आ गया, 21। नई स्थिति में रमेश का अंत से स्थान कितना है, 21। दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। तो हम यहाँ पर प्रारंभ से 18 और नीचे, और यहाँ पर हाँ, उसके लिए दूसरा तरीका हमारा क्या है, 18 में से 12 गया, 18 और 12, 12वां रैंक और 18वां रैंक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 18 में से 12 गया 6, तो 6 आ गया, 6 में से 1 गया 5। कैसे, यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, कितने रैंक वाले बैठे हैं, 13, 14, 15, 16, 17, कितने व्यक्ति होंगे, 5 व्यक्ति। तो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, 5। और कुल व्यक्तियों की संख्या बोल रहा है, कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल विकर्ण -1 कर दीजिए, या विकर्ण का योग बोल सकते हैं, कुल विकर्ण माइनस विकर्ण का योग। तो 12 और 21 कितना हो गया, 21, 12, 33 में से 1 गया 32, कितना आ गया आंसर, 32। 21, 12, 33 माइनस 1, 32, तो आंसर आ गया पहला। इसको फिर से रिपीट करता हूँ, विकर्ण विधि बहुत इंटरेस्टिंग विधि है। कुछ नहीं करना है इसमें आपको, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रारंभ लिख दीजिए, अंत लिख दीजिए, जो भी डायरेक्शन बायां दायां दिया तो बायां दायां लिखेंगे हम। तो प्रारंभ में कितना है, मोहन का 12, रमेश का अंत से 12, 15, मोहन का फिर स्थान बदला तो 18 हो गया, इसका स्थान बदलेगा तो हमको नहीं मालूम। तो क्या करेंगे, 12, 6, 18, 15, 6, 21। अब क्वेश्चन देखिए, नई स्थिति में रमेश का अंत से स्थान निकल चुका है, 21 आ रहा है पहला। दूसरा, दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, यहाँ से घटा दीजिए, 18 में से 12 गया 6, 6 में से 1 गया 5। कुल व्यक्ति, विकर्णों का योग -1, विकर्ण को जोड़ देंगे, कोई सा भी विकर्ण जोड़ेंगे एक ही आंसर आएगा, विकर्णों का योग -1, तो 32 आ गया। एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक बार और समझा रहा हूँ। किसी व्यक्ति में किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से कौन से स्थान पे है, बाईं, यहाँ लेफ्ट लिख देता हूँ, यहाँ राइट। ए का स्थान है बाईं ओर से 11, बी का स्थान है दाईं ओर से 10वां। इस तरीके से नोट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है स्थान। तो ए क्या हो गया, 18 स्थान पे आ गया, ठीक है। अब 11, 7, 18, तो 10, 7, 17, ठीक है, 10, 7, 17। पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। तो कुल व्यक्ति कितने होंगे बताइए, 11, 17, 28 अभी बताया हूँ 27, 27 हो गए टोटल। अब ए और बी को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए ए और बी, तो ए और बी को हटाएंगे तो कितने व्यक्ति होंगे, 25 हो जाएंगे, तो आंसर आ गया 25। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हमने विकर्ण विधि यहाँ भी यूज़ की है, ए का 11, बी का 10, ए का इंटरचेंज के बाद 18, तो बी का 17 हो जाएगा, 11, 7, 18, 10, 7, 17। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कुल व्यक्ति के अलावा कुल व्यक्ति कितने होंगे, सबसे पहले ये निकालिए, 11, 17, 28 में से 1 गया 27, 11, 17, 28 में से 1 गया 27, 27 में से 2 ए और बी को हटाइए, कितने हो गए 25। देखिए
एक कतार में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली 19 है। देखिए एक कतार बना देता हूं मैं, कैसा भी बना लीजिए, ऐसा बना लेते हैं अपन, समझ रहे हो। यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं टोटल? 17। प्रारंभ से बीच वाली, देखिए बीच वाली के बारे में बोल रहा है। बीच वाली का जो रैंक है, मान लेते हैं ये बीच वाला है, हमको नहीं मालूम कौन से नंबर पे है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि बीच वाली कोई बंदी है जिसका प्रारंभ से रैंक कितना है? 9वां। देखिए अगर कोई बंदा बीच में बैठा है, उसका स्टार्टिंग से रैंक 9वां है, तो इसके ऊपर में कितने व्यक्ति होंगे? 8। अब नीचे भी कितने होने चाहिए? 8 ही होने चाहिए, ठीक है। तो इसका नीचे से रैंक क्या होगा? 9वां ही होगा, होगा कि नहीं? देखिए 8 और 1 9वां, तो आंसर क्या होगा? 9वां। निकाल भी सकते हो, ठीक है। एक और से रैंक कितना दिया हुआ है? दूसरे छोर से, ठीक है, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। दूसरे छोर से इक्वल टू n माइनस एक छोर प्लस 1, तो n का मान कितना है? 17 माइनस 9वां प्लस 1। 17 में से 9 गया, 8 और 1 9, 9वां रैंक आ रहा है कि नहीं? फॉर्मूले से भी सेम फॉर्मूला। 17 लड़कियां हैं, बीच वाली का है 9वां, तो 9वीं वाले के ऊपर में कितनी होंगी? 8। नीचे में भी 8 होनी चाहिए, क्योंकि बीच में है वो, जितना ऊपर में उतना ही नीचे में, तो 9वां हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 36 विद्यार्थियों कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है। मान लेते हैं लड़कियों की संख्या कितनी, लड़की कितनी है? ए। लड़की संख्या कितनी है? ए। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2a। तो कुल छात्र कितने हैं? कुल कितने हैं? 36। तो a + 2a इक्वल टू 36। तो a का मान कितना आ गया? 12। a का मान 12 मतलब लड़के कितने हो गए? लड़के कितने थे? 2a, तो 12 दूनी 24। लड़की कितनी हो जाएगी? a 12। लड़के 24 आ गए, लड़कियां 12 आ गई। अब देखिए सीता के पहले कितने लड़के हैं? 13 लड़के। ऐसा मैं बना देता हूँ, सीता के पहले कितने लड़के हैं? 13। अब सीता का कक्षा में कौन सा स्थान है? 19वां। 13, तो यहाँ पर सीता का स्थान कितना है? 19वां। देखिए इस तरीके से बना रहा हूँ। समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा दिक्कत होगी तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। 13 और ये 19। देखिए सीता का स्थान कितना है? मान लेते हैं लेफ्ट साइड सीता का स्थान है, ऊपर से 19वां है। अब 19वां स्थान तक पहुंचने से पहले जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे 19 स्थान, तो हमको कितने लड़के मिलेंगे? 13। तो 13 5 18 और 1 19, तो 5 लड़कियां क्या होंगी? सीता के पहले आएंगी। और 6वें नंबर पे कौन आएगी? सीता खुद लड़की आएगी। तो सीता के बाद कितनी लड़कियां आएंगी बताइए? कुल कितनी लड़कियां हैं? 12। तो 5 लड़कियां सीता के पहले आ गई, सीता तक कितनी आ गई? 6। तो बची कितनी? 6 लड़कियां। तो आंसर आ गया 6 लड़कियां। बनेगा सभी को? क्लियर है सभी को? क्लियर है? एक बार फिर से बता रहा हूँ, 36 विद्यार्थी हैं, मान लेते हैं लड़के कितने हैं? 2a। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़की मान लो a, तो लड़के 2a। टोटल 36, a + 2a 36, यानी कि a का मान कितना आ गया? 12। तो लड़की हो गई 12 और लड़के हो गए 24। सीता का स्थान है 19, लड़के कितने आ रहे हैं उसके पहले? 13। तो बची कितनी? बाकी रैंकिंग वाले कौन होंगी? लड़कियां होंगी। तो 13 5 18 1 19, तो 5 लड़कियां सीता के पहले आएंगी, सीता को मिला के 6 लड़की, यानी सीता तक यानी 19 रैंक तक कितनी लड़की आ गई? 6। तो कुल कितनी लड़की हैं? 12। तो सीता के बाद कितनी लड़कियां आएंगी? 6 लड़कियां आएंगी। सिंपल है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये हमारी रैंकिंग की क्लास कंप्लीट होती है। कल मैं आपको ACF के क्वेश्चन कराऊंगा, जो रैंकिंग के 2-3 साल में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन, और आप इस क्लास को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से रैंकिंग क्लियर हो जाएगा।